हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम बोहर मॉडल की बात कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और हाइड्रोजन एटम के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। अच्छा, ये बात जरूर सबको याद रखनी है कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। इट एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। अब बात आती है स्पेक्ट्रम क्या है, अब बात करेंगे, आएगा वो भी। तो पहले तो हम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड, एनर्जी, ये सब एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे। और मैंने जाते जाते एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हाइड्रोजन का। मैं एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, उसमें कई इंपॉर्टेंट बातें थीं। जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से बनाते हो आप, 3, 4, 5 और ये मान लो इनफाइनाइट। So like this. So this is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and this is infinite, minus 13.6 electron volt, minus 3.4 electron volt, minus 1.51, minus 0.85, minus 0.544 electron volt। और ये एनर्जी हो गई 0। This energy becomes 0. This is for hydrogen. दिस इज फॉर हाइड्रोजन। तो ये डायग्राम हमने बनाया था, आप मत बनाओ दोबारा, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इट इज ऑलरेडी मेड बाय यू इन द लास्ट लेक्चर। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, ये फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा शो कर रहे हैं, फिर डिफरेंस कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर दिया और कम होता चला जाता है। कारण सर एनर्जी तो बढ़ रही है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स इंक्रीजिंग। माइनस 13.6 से ज्यादा कौन, माइनस 3.4, उससे ज्यादा माइनस 1.51 और मैक्सिमम कितनी हो गई, 0 हो गई इंफिनिटी पर। दैट मीन्स देयर इज नो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो एनर्जी तो बढ़ रही है बट एनर्जी डिफरेंस सक्सेसिवली गो ऑन डिक्रीजिंग। ये एनर्जी डिफरेंस आपने देखा भी था, मैंने याद करने के लिए बोला भी था आपको कि दीज एनर्जी डिफरेंसेस यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। दिस इज व्हाट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 12.09 electron volt. This is 12.75 electron volt. This energy difference is 1.89 electron volt. This energy difference is 2.55 electron volt. So like that energy differences are there. ये भी याद रखने हैं आपको। तो important point क्या हुआ? As we go away from the nucleus, energy of the electron increases but energy difference go on decreasing। तो लिखो as we go away from nucleus, energy difference between successive energy levels go on decreasing। देखो क्या बात कर रहे हैं, जैसे जैसे n, ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, फर्स्ट एंड सेकंड में एनर्जी डिफरेंस लार्जेस्ट, सेकंड थर्ड में कम हो गया, थर्ड फोर्थ में और कम हो गया, तो एनर्जी डिफरेंसेस गो ऑन डिक्रीजिंग। तो एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स गो ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि E2 माइनस E1 का एनर्जी डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन E3 माइनस E2, ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन लाइक दैट। तो एनर्जी डिफरेंस गो ऑन डिक्रीजिंग। अब एक बात तो हमने पहले कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर टू हायर एनर्जी लेवल और हायर टू एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल। अच्छा, लोअर से हायर कैसे जाएगा, आइदर बाय अब्सॉर्बिंग हीट और लाइट। और जब ऊपर चला जाएगा तो इट बिकम्स अनस्टेबल, नीचे जंप करेगा और जंप करेगा तो एनर्जी जो इमिट आउट करेगा इट विल इमिट आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये बात हमने कही भी थी कि En2 minus En1 is equal to hc upon lambda. This is the energy of the photon emitted, energy of photon। अगर ये absorb किया है तो it will jump from N1 to N2 और यदि ये emit out हुआ है तो it has jumped from the higher level to lower, means N2 to N1. Of course N2 is greater than N1.
So this is the formula where lambda is the wavelength of the photon emitted. इसे यू भी कह सकते हो, और h न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, आप जानते हो, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। कई बार इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। लेट अस टेक 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन undergoes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 in H atom. Find wavelength of photon emitted। अच्छा, ये हमने कहा ही है कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में एक ही फोटोन इमिट आउट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन, अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2 to 1, 1 photon will be emitted. Jumps from 1000 to 1, 1 photon will be emitted. Jumps from 5 to 4, 1 photon, 4 to 3, 1 photon, 3 to 1, 1 photon, 3 to 2, 1 photon, 2 to 1, 1 photon. तो for every transition 1 photon will be emitted out. और फोटोन की एनर्जी वही होगी जो ट्रांजिशन एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1 in the hydrogen atom. Find wavelength of the photon emitted। मान लो ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन। कैसे? वैसे तो आपको पता है कि फॉर H एटम, देखो पता होने का कितना बड़ा फायदा है कि क्वेश्चन आपसे एकदम से सॉल्व हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता है कि 2 से 1 का ट्रांजिशन है, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फिर तो फॉर्मूला कौन सा, Hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू Hc आपको पता है 12,400। वी कैन टेक 12,400 अपॉन 10.2 एंगस्ट्रॉम में ही आएगा डायरेक्ट। कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है इससे आपकी। लगभग ये वैल्यू जो भी आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम टाइप कुछ आ जाएगी। मान लो 1216 एंगस्ट्रॉम, देख लेना जो भी वैल्यू आ जाए। सो अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू विल कम। सो दिस इज द आंसर, यही आंसर हो गया। अब सर अगर मान लो याद ना होता तो क्या करते? तो भैया कैलकुलेट करते, मगर याद हो तो बेहतर है। याद ना होता तो क्या करते? मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं लेफ्ट साइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लिया होगा आपने। एक बार नोट करो इसको। फिर ये डायग्राम ऑलरेडी हम बना चुके थे लास्ट लेक्चर में भी। मान लो इसी क्वेश्चन को लेते और ये वैल्यू याद ना होती तो क्या करते? हमें पता है कि En फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। यही तो फॉर्मूला था। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन कितना का स्क्वायर 1 स्क्वायर। 13.6 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 3/4 13.6 इंटू 3/4 और कितनी वैल्यू आ गई है? दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कैलकुलेट करते, फिर फॉर्मूला लगा देते कि E2 माइनस E1 10.2 इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। यहां से लैम्डा निकालते तो कितना? 1216 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। आ गया वही आंसर। देखो आ गया वही आंसर। अगर ये वैल्यू याद ना होती तो कैलकुलेट करनी पड़ती तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती, बट कर सकते थे आप क्वेश्चन। बट आई एम रिकमेंडिंग स्ट्रांगली स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर एटलीस्ट 5 एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी डिफरेंसेस ऑल्सो। जो मैंने बताए थे कम से कम वो तो याद रखें, काम आते हैं क्वेश्चंस में। वेल गाइस, और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला कि अगर एनर्जी of photon emitted or absorbed is equal to En2 minus En1। इसको नोट कर लीजिए पहले।
Let us take another question. Find a wavelength of light emitted मतलब photon emitted when electronic transition occur in He plus ion from n is equal to 3 to ground state. अच्छा, ग्राउंड स्टेट का मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग अभी आएगा, लिखवाएंगे भी मोस्ट स्टेबल स्टेट. दैट इज n is equal to 1 for single electron species. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए n is equal to 1 is the most stable state. मैंने कहा भी था कि जहां एनर्जी सबसे कम होगी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. तो मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि n is equal to 3 से ग्राउंड स्टेट मतलब n is equal to 1 पे आए हैं, तो बताओ वेवलेंथ ऑफ द लाइट या फोटोन इमिटेड क्या होगी. तो फॉर्मूला पता है आपको, कितना, E3 माइनस E1 से आना है इज इक्वल टू xc अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 अपॉन E3 माइनस E1. E3 माइनस E1 एक तरीका तो ये हुआ कि माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर. हीलियम प्लस के लिए जेड कितना है, 2 है, अपॉन 1 स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12,400 अपॉन 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर. इसको और सॉल्व करेंगे तो 12,400 अपॉन 13.6 इंटू 4 इंटू 9 8 अपॉन 9. यहां से सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू 12,400 अपॉन 8 चौक 32 9 13.6 इंटू 32 इंटू 9 ऊपर आ गया एंगस्ट्रॉम. गुणा भाग आप कर लेना, ये आंसर आ गया. चलो मत करो ऐसे, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट बनो. बी स्मार्ट, मिनिमाइज द कैलकुलेशंस एंड मिनिमाइज द एरर्स एंड गेट द राइट आंसर एज क्विक एज पॉसिबल. कैसे? अब आपको एक बात तो पता है, कैसे, सुनो कैसे. आपको पता है कि En2 माइनस En1, इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस 13.6 इंटू जनरल जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर. या फिर मैं यूं लिख दूं 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. लिख सकते हैं ऐसे तो किया है हमने. ये En2 माइनस En1 है. अच्छा, जो एनर्जी का डिफरेंस हाइड्रोजन का है, फॉर हाइड्रोजन क्या हो गया, फॉर H, तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू 13.6 और जेड स्क्वायर 1 हो गया. H, जेड की वैल्यू 1 है फॉर हाइड्रोजन, तो 1 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो वही एनर्जी आ जाएगी. तो En2 माइनस En1 इन जनरल किसी के लिए भी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू En2 माइनस En1 फॉर हाइड्रोजन. बताओ समझ में आ रही है बात मैं जब बोल रहा हूं? बताओ समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूं? जो एनर्जी डिफरेंस N2 N माइनस का हाइड्रोजन का है उसे अगर जेड स्क्वायर से, जस्ट जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही एनर्जी डिफरेंस En2 माइनस En1 का आ जाएगा फॉर द गिवन स्पीशीज जिसके लिए जेड है. जैसे ये हीलियम प्लस है, तो हीलियम प्लस के लिए आपको पता है कि जेड की वैल्यू 2 है, तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा. तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो कैसे करता, सुनो कैसे करता. E3 माइनस E1 हाइड्रोजन के लिए डिफरेंस पता है हमें, कितना डिफरेंस याद करा था आपने, 12.09. 12.09 था एनर्जी का डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए.
जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, हीलियम प्लस के लिए आ जाएगा, तो 13.09 ये तो था E3 माइनस E1 फॉर हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी 12,400 अपॉन 13.09 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही तो है। थोड़ा सा गुणा भाग करें, अपनी रफ कॉपी लेकर के बैठे हैं, उस पर भी सॉल्व करेंगे सर क्या बोल रहे हैं और वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। कहने का मतलब क्या है, ये एक मैंने जनरल पॉइंट कहा कि जो एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए होता है उसे अगर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी वही एनर्जी डिफरेंस होगा। और क्वेश्चन ऐसे ना करके वी कैन सॉल्व लाइक दिस ऑल्सो। क्यों? पता है E3 माइनस E1 हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है 12.09 और हमें किसके लिए बताना है He प्लस, उसके लिए Z है 2, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो जेड स्क्वायर से इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा और 12,400 अपॉन लैम्डा। यहां से लैम्डा की वैल्यू सेम आंसर आएगा, ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम। रफ कॉपी पे लिखो करो, ऐसे नहीं कि हाँ कम आ रहा समझ में, ऐसे ना, वो लिख के करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। तो जो जिस लेवल में एनर्जी हाइड्रोजन की होती है उस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की भी आ जाएगी। और जो एनर्जी का डिफरेंस आप हाइड्रोजन के लिए लेते हैं जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही एनर्जी डिफरेंस आएगा फॉर सम अदर स्पीशीज ऑल्सो इन द सेम एनर्जी लेवल डिफरेंस। चलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इस बार देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो। डू इट गाइज, एक बार इसको नोट करो, इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन और देंगे उसको करना सॉल्व आप। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन occur from n is equal to 4 to n is equal to 2 in Li2 plus ion। मान लो ये सवाल होता। गाइज करो सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप सॉल्व करें, डू इट। हाँ भाई देखना सवाल को किया। देखो मैं होता तो कैसे करता, और अब आप भी वैसे ही कर रहे होंगे क्योंकि मैं समझा चुका हूं पॉइंट। मुझे Li2+ के लिए पूछ रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बोहर मॉडल इज वेरी वेल एप्लीकेबल और 4 से 2 का ट्रांजिशन है। 4 से 2 का ट्रांजिशन अगर हाइड्रोजन का होता E4 माइनस E2, अगर ये हाइड्रोजन का होता तो एनर्जी डिफरेंस कितना है 2.55। मैंने याद करवा रखा आपको, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, वो तो आ ही जाएगा जब याद नहीं होगा तो, बट मैंने याद करा रखा है कि सेकंड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है हाइड्रोजन में 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बट हमें चाहिए Li2+ के लिए, तो E4 माइनस E2 फॉर Li2+, तो मैंने बताया है जेड स्क्वायर इंटू 2.55 और जेड की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर इंटू 2.55। ये एनर्जी डिफरेंस हो गया एंड दैट शुड बी इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 12,400 अपॉन 9 इंटू 2.55
एंगस्ट्रॉम। कितना आसान हो गया, दैट्स इट, यही है आंसर, यही आंसर है। गुणा भाग आप कर लेना अपने हिसाब से, इसकी कैलकुलेशंस आप अपने हिसाब से कर लेना, बट दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो जो एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए होता है N2 से N1 का, उससे Z² से मल्टीप्लाई कर दो, वही किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का भी होगा। तो यही तो था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात हम कह रहे थे, एंड दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेना, जैसे कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि विच वेवलेंथ कैन बी absorbed by a sample of hydrogen atoms। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो सकती है? ए 10 एंगस्ट्रॉम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट, विच वेवलेंथ नहीं, विच फोटोन ऐसे कर लो, विच फोटोन कैन बी अब्सॉर्ब बाय अ सैंपल ऑफ एच एटम, एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। जैसे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, जैसे मान लो कुछ ऐसे बोल दें, फॉर एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन डी, मान लो कुछ 2.65, नन ऑफ दीज, बताओ कौन सा? विच फोटोन कैन बी अब्सॉर्ब बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम? क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ले सकता है? क्या 2.1 का? क्या 1 का? नन। आंसर इज नन, आंसर इज नन। क्यों? एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा जितना उनके एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस किसी पर्टिकुलर दो लेवल में हो। जरा देखना, ये थे एनर्जी लेवल 2 3, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.544, ये एनर्जी डिफरेंस 10.9 का है, 10.2 का है। 10.2 का अगर फोटोन मिलेगा तो एग्जैक्टली एब्जॉर्ब होगा, 10 का एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट एनर्जी डिफरेंस 1.89 का, ऊपर के डिफरेंस एनर्जी लेवल तो और भी कम होंगे, ये 2.55, 2 and 4, 1 2 3 4 5, और ये एनर्जी डिफरेंस 12.09, सब बता चुका हूं मैं। तो या तो 10.2 का हो, या 1.89 का हो, या 12.09 का हो, या 2.55 का हो, like that energy differences will be there, then only it will be absorbed, otherwise that photon will be rejected by the hydrogen sample। मना कर देगा, ना तू जा, ना चाहिए, निकल यहां से, ना चाहिए हमें, तो एग्जैक्टली वही एनर्जी लेवल का डिफरेंस चाहिए जिससे एक लेवल से दूसरे लेवल में आ जाएं। तो इसका मतलब ना 10 का कोई एग्जैक्टली है, ना 2.1, 1.89 का है, तो 2.1 विल बी रिजेक्टेड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो कोई एनर्जी डिफरेंस आता ही नहीं है एग्जैक्टली, एंड नन ऑफ दीज। तो एनर्जी लेवल डिफरेंसेस जो आते हैं ये 0.66 हो गया, जैसे ये 0.66, तो 0.66 वाला भी नहीं है। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस वाला फोटोन होगा तो एब्जॉर्ब होगा, वरना नहीं होगा, विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो आंसर इज ए। आ गई बात समझ में? सो दिस इज ऑल वी टॉक अबाउट बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के बेसिस पर थी ये सब चीजें। अब यहीं पे बात आती है कि हमने कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखो एक्सप्रेशंस तो हमने सब पढ़ लिए। अब बात आती है कि कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो लिखो सम डेफिनेशंस फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये पहले नोट कर लो।
some definitions for H-like species, that is single electron species. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो. तो सम डेफिनेशंस फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कुछ डेफिनेशंस अगर देखें तो जैसे डिफाइन करते चले जाएं, लिखते भी जाओ. ग्राउंड स्टेट अभी यूज भी किया था टर्म. ग्राउंड स्टेट n is equal to 1, मोस्ट स्टेबल स्टेट. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट इज n is equal to 1. तो इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पसंद यहां रहना करता है क्योंकि यहां इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम. सेकेंड, एक्साइटेड स्टेट. एनी स्टेट अदर देन द ग्राउंड स्टेट. तो n is equal to 2, 3, 4 अप टू कुछ भी, that is called excited state. तो any energy level other than ground state. तो ये कहलाएगा excited state. अच्छा, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहला एक्साइटेड हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ n is equal to 2. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n is equal to 3. थर्ड एक्साइटेड स्टेट n is equal to 4. एंड xth एक्साइटेड स्टेट n is equal to x plus 1. 100th excited state n is equal to 101. So like that you will say first excited state का मतलब n is equal to 2 होता है, n is equal to 1 नहीं. n is equal to 1 तो ग्राउंड स्टेट थी. यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. थर्ड, IE, आयोनाइजेशन एनर्जी. लिखते भी जाएंगे साथ के साथ. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइज कर दिया किसी इलेक्ट्रॉन को. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बात कर रहे हैं तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है. ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इट इज द एनर्जी नीडेड टू remove electron from ground state, that is n is equal to 1 to n is equal to infinity. तो इलेक्ट्रॉन को n is equal to 1 से n is equal to infinity तक ले जाने में, रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस E1. और आपको पता है ई इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0. तो 0 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. अब n की वैल्यू तो 1 ही थी यहां पर, तो 1 स्क्वायर 1 कर दो तो वैल्यू क्या हो गई? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया 13.6 जेड स्क्वायर. पर ध्यान दो, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो गाइज याद रखें फॉर्मूला, आयोनाइजेशन एनर्जी of single electron species means energy required to remove the electron from n is equal to 1 to n is equal to infinity. That means 13.6 z square. z अगर हाइड्रोजन है तो 1, तो इस बात को लिख भी सकते हैं फॉर हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसी He+ के लिए निकाल सकते हो, Li2+ के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, एंड सो ऑन. दिस इज अ फॉर्मूला. सो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 थी. तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी. एक बार इनको नोट करो, फिर मैं ये हटा करके बाकी की बातें कहेंगे.
नाउ फोर्थ डेफिनेशन, एक टर्म यूज करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी अभी तो पढ़ा था ये वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वोल्ट में। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पोटेंशियल वोल्ट में। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे तो सेम ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन के लिए। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड on a free electron on rest so that its kinetic energy becomes equal to ionization energy। ये है परिभाषा। It is the accelerating potential difference to be applied on a free electron on rest। एक इलेक्ट्रॉन था, रुका हुआ था, उस पर कितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए? आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल Q इंटू वी, Q की वैल्यू E इंटू वी इज इक्वल टू 13.6 IP, तो I इंटू IP 13.6 इंटू Z² इंटू EV, E से E कैंसिल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज 13.6 Z²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लिखना, वोल्ट भैया, वोल्ट। अरे पोटेंशियल है तो वोल्ट में होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कोई डिफरेंस नहीं है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है, 13.6 इंटू Z², बट ये वोल्ट में है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो लाइक दैट यू डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे मान लो IP ऑफ H एटम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना? 13.6 इंटू 1² वोल्ट, 13.6 वोल्ट। जैसे IP ऑफ Li2 प्लस आयन 13.6 इंटू 3² वोल्ट। बस सॉल्व कर लेंगे। 13.6 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 6 54, 5 9 3 27 और 5 32, 3 9 3 12, 122.4 वोल्ट। बस वोल्ट में रिपोर्ट करोगे IP। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो ये था आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गाइस एक बार नोट करो, उसके बाद और भी टर्म्स लेंगे। Note it down. नेक्स्ट कौन सा नंबर था ये? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। It is the energy required to excite an electron from ground state to any excited state। परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ना। डेफिनेशन should be carefully read by the students। It is the energy difference, yeah, it is the energy required to excite an electron from the ground state to any excited state। तो ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट तक भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, ऑब्वियसली चाहिए होगी। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। ऊपर से नीचे कूदता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज होती है।
तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, दैट विल बी E2 माइनस E1, ये मतलब हुआ। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी E3 माइनस E2। फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी फॉर एग्जाम्पल E6 माइनस E2 होगा। ध्यान देना, फिफ्थ एक्साइटेशन का मतलब 6 में है, 6 में पहुंचाना है, तो अरे 1 है, ये 1 हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आ गई बात? तो फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी मींस E6 माइनस E1, E3 माइनस E1, E2 माइनस E1। Got the point? So this is the excitation energy, and the last definition is binding energy. It is the energy needed to remove electron from any state टू इन्फिनिटी। किसी भी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में रिमूव कर जाओ तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी BE, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी है क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल, तो E इंफिनिटी माइनस E2। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ लेवल या फोर्थ स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं बोल रहे हैं, फोर्थ लेवल इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E4। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट E infinity minus E1, that is ionization energy, that is ionization energy IE। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कुछ टर्म्स थे गाइस, स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से पढ़ें, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। चलिए ये लिखने के बाद में एक दो क्वेश्चन इनके ऊपर भी लेते हैं। लेट अस टेक 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। एक बार नोट करें सारी डेफिनेशंस, नोट इट डाउन। Let's take questions on these definitions, these terms for the single electron species. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे कहते, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम 3+। बेरिलियम 3+ के लिए हमें पता है बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो ऑलरेडी रिमूव्ड हैं, तो बेरिलियम 3+ क्या हुआ? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ Z की वैल्यू तो 4 है इसके लिए, तो फॉर्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर, 13.6 इंटू Z स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ही कर लेना, मैं ना कर रहा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेशन आप कर लें. सो दिस इज हाउ यू गेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम 3+ आयन. गॉट द पॉइंट. अब चलो और क्वेश्चन पूछें. मान लो ऐसे पूछ लें, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी of H-like species is x electron volt, right? Find first its ionization energy, second third excitation energy. मान लो ये क्वेश्चन है, जरा सॉल्व तो करो. डू इट. देखो इस क्वेश्चन को. द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एच लाइक स्पीशीज एक्स है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और एनर्जी डिफरेंस का पता होता है आपको. अब मान लो एच लाइक स्पीशीज है तो -13.6, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. ये समझ गए कैसे आया है? ना समझे? सुनो सुनो, मैं समझाता हूं. मैं एक स्टेप खा गया इसलिए हो सकता है कोई समझ ना रहो, बट आप समझने की तैयारी करो. -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स. तो यहां से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. यही तो वैल्यू हुई. तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो यहां से यही तो है आयोनाइजेशन एनर्जी. अरे 13.6 जेड स्क्वायर ही तो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 4/3 3/4 इज इक्वल टू एक्स. तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई 4x/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पहला आंसर, दिस इज द आंसर, 4x/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी. तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी इज व्हाट? E4 माइनस E1. ध्यान दो, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कि 1 से 4 पे जाना है, तो E4 माइनस E1. तो फॉर्मूला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. कितना हो गया? ये वैल्यू तो अभी अभी आई थी, 4x/3 इंटू कितना 16 15/16. 4 से ये 4 बार 3 5 तो 5/4. तो 5x/4 इज द आंसर. दिस इज द वैल्यू 5x/4. तो ये था सेकेंड पार्ट का आंसर, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी. आ गई बात समझ में गाइज? तो ये थे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एंड ऑल दोज टर्म्स वी कैन कैलकुलेट. क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, इस तरीके से क्वेश्चंस लेते हो. तो ये जो हुआ, ये डेफिनेशंस थी. ये बोहर मॉडल तो चल रहा है अभी बोहर मॉडल में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की. पहले हम जनरल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. अब ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम इन जनरल क्या चीज़ है, ऑल टुगेदर ये सब चीज़ें लेंगे आप. थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बोहर मॉडल. हालांकि ये केमिस्ट्री में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है कॉमन. फिजिक्स में कब आएगा? 12th क्लास में आएगा, बिल्कुल एंड में. मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं उसको. तो इट इज टॉट इन मॉडर्न फिजिक्स, इट इज कॉमन इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. वेल, ये बात नोट करें. ये 1-2 क्वेश्चन हमने करा दिए डेफिनेशंस पर. डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको. एंड नाउ वी शैल टॉक अबाउट spectrum, general spectrum, and then we shall talk about spectrum for atomic hydrogen, that is called line spectrum of hydrogen atom और hydrogen के लिए, atomic hydrogen के लिए. Note it down.
नाउ कमिंग टू द हेडिंग लिखो स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? पहले भी बताया था कि मान लो कोई सोर्स है लाइट का, मान लो ये ट्यूबलाइट ही है या सूरज से आने वाली रोशनी है, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस वेवलेंथ प्रेजेंट इन ए सोर्स ऑफ लाइट और सोर्स ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कैसे स्पेक्ट्रम डिफाइन कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रम इज डिटरमिन्ड बाय द स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोमीट्री में क्या करते हैं कि जो लाइट है उसको डिस्पर्स कराया जाता है थ्रू द प्रिज्म एंड रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट एंड द वेवलेंथ पैटर्न फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो लिख लो व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स when light coming from a source is dispersed through a prism, when light coming from a source is dispersed through a prism and received on photographic plate, the wavelength pattern, the wavelength composition or pattern the wavelength composition or pattern formed is called spectrum। तो स्पेक्ट्रम का मतलब जो वेरियस काइंड ऑफ वेवलेंथ्स हैं उनका जो पैटर्न बनता है इन द फोटोग्राफिक प्लेट आफ्टर डिस्पर्शन थ्रू द प्रिज्म, देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जैसे मैं एग्जांपल लूं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट मतलब सूरज की रोशनी या फिर ट्यूबलाइट की लाइट। लाइट फ्रॉम अ बल्ब और सनलाइट या बल्ब से आने वाली रोशनी के अंदर ऑल द वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। तो जैसे मान लो इस तरीके से मैं एक प्रिज्म बना दूं, ये प्रिज्म से एक मान लो व्हाइट लाइट आई, इंसिडेंट व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट सीधी चली जाती, बट प्रिज्म होने की वजह से ये मुड़ जाती है अंदर की तरफ और फर्दर ये डेविएट इस तरीके से हो जाती है। 3 3 6 एक यहीं डाल दो। ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गई मान लो, ये प्रिज्म हो गया, ये फोटोग्राफिक प्लेट, इस पर ये जो पैटर्न, एंड दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। मान लो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन और एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और ऊपर ये रेड आता है आर और ये नीचे वॉयलेट विबग्योर। यहां वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सतरंगी बोलते हैं इसको। रेनबो बनता है, बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो ड्यूज होती हैं, कई बार ज़मीन पर, पेड़ के पत्तों पर वो जो होती हैं, उनकी वजह से लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है और एक रेनबो बन जाता है। तो रेनबो इज बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट, सूरज की रोशनी, फ्रॉम द ड्यूज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और द ड्यूज ऑफ रेन। तो उनकी वजह से डिस्पर्शन होता है तो सतरंगी बनता है, जिसे हम, सतरंगी मतलब 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो बढ़ गई ना अलग अलग वेवलेंथ में, एंड दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड, तो ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हुआ। विबग्योर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। विबग्योर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अच्छा, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये जो एंगल डिस्पर्स हुआ प्रिज्म से, फाइनली डिस्पर्शन एंगल है थीटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू और एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब ये तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी एंगल ऑफ डिस्पर्शन उतना ही ज्यादा होगा, या जितनी कम वेवलेंथ होगी एंगल ऑफ डिस्पर्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और एनर्जी ऑफ द लाइट। एनर्जी तो आप जानते हो ना, एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है? एनर्जी ऑफ लाइट E is directly proportional to, or E is equal to hc upon lambda और h न्यू। न्यू जितना ज्यादा एनर्जी ज्यादा, लैम्डा जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम। तो इसका मतलब जरा देख लो, आप यही देखो। अच्छा, सबसे कम डिस्पर्शन एंगल किसका है? रेड लाइट का, रेड कलर का। तो रेड का डिस्पर्शन एंगल सबसे कम है, तो रेड की एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, क्योंकि थीटा सबसे कम है तो एनर्जी भी मिनिमम। तो रेड की एनर्जी सबसे कम और वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा। ये बात तो आप व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में पढ़ भी चुके हो। विजिबल पोर्शन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। 7500 एंगस्ट्रॉम corresponds to red and 4000 एंगस्ट्रॉम corresponds to the violet color और violet light। तो इसका मतलब विच हैज द हाईएस्ट एनर्जी। कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये बात इतनी लिख लो, पहले एक बार नोट कर लो। तो ये जो विबग्योर है, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया हमने। एक बार नोट करें इस पूरी बात को। मान लो ऐसे पूछ लें आपसे, which has highest energy। किसकी एनर्जी हाईएस्ट है? रेड लाइट ऑफ रेड वेवलेंथ, या मान लो ब्लू लाइट, बी ऑरेंज लाइट, सी रेड लाइट, डी मान लो ग्रीन लाइट। बताओ कौन सी वाली लाइट की हाईएस्ट एनर्जी होगी? आपको पता है कि हाईएस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? यहीं से देख लो, लोएस्ट किसकी है? रेड की, और हाईएस्ट वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ब्लू आ रहा है यहां, तो ब्लू इज द राइट आंसर। तो ब्लू लाइट हैज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दिस बिकॉज ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये ऑर्डर है। तो विबग्योर में याद रखें, विबग्योर पढ़ चुके हैं पहले। ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, वेवलेंथ हाईएस्ट, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग लैम्डा। रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट है, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये रेंज होती है 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम ऑल टुगेदर। अंडरस्टूड? तो ये था स्पेक्ट्रम। अब बात आती है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की। नोटेड डाउन, पहले एक बार लिखो इसको।
टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, ऊपर से कट ना जाए, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Emission spectrum also could be continuous, spectrum, discontinuous, स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी दो तरह का हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, तो इतने टाइप का ये क्लासिफिकेशन होता है। स्पेक्ट्रम दो तरीके के, इमिशन, अगर इमिटेड लाइट फ्रॉम द सोर्स इज डिस्पर्स्ड रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट एंड द वेवलेंथ कंपोजिशन फॉर्म्ड इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्या है वो बताएंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस भी दो टाइप के, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। यही हमें पढ़ना है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस सब को डिटेल में बात करेंगे। पहले जनरल स्पेक्ट्रम की। हेडिंग लिखो इमिशन स्पेक्ट्रम। ए, emission spectrum. What is emission spectrum? When a light source, light emitted from a source when a light emitted from a source मतलब जैसे बल्ब, is dispersed and received on photographic plate, the formed wavelength composition is called when a light emitted from a source is dispersed and received on a photographic plate, the formed wavelength composition is called emission spectrum. तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे अभी हमने कहा ये भी दो टाइप का हो सकता है, कंटिन्यूअस, तो ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये वाइट लाइट का होता है। इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट emitted from a bulb or sunlight, बल्ब या सनलाइट से, तो इट इज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। तो क्या होता है, when this white light, मान लो सनलाइट, is dispersed, comma, bright spectrum of
कंटिन्यूसली वैरिंग कलर is formed on dark background. लिखो पहले यहां तक की बात। मैं ऊपर का ये पोर्शन हटा रहा हूं ताकि एक्सप्लेन कर पाऊं आपको ये बात कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस वर्ड। नोट कर ले पहले इस बात को यहां तक। देखो क्या बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट इमिटेड फ्रॉम ए बल्ब और सनलाइट व्हेन दिस व्हाइट लाइट और सनलाइट इज डिस्पर्स्ड थ्रू द प्रिज्म द ब्राइट स्पेक्ट्रम कंटिन्यूसली वैरिंग कलर। ब्राइट स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ द कंटिन्यूसली वैरिंग कलर इज फॉर्म्ड ऑन द डार्क बैकग्राउंड विच इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि जो विबग्योर है उसे ही हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो ये सनलाइट है मान लो, वाइट लाइट बोलते हैं इसको। विबग्योर इज फॉर्म्ड। और विबग्योर को अगर देखें, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट को देखें तो ये मान लो डार्क बैकग्राउंड था, ये लाइट आई प्रिज्म से, ये डिस्पर्स हुई और जो पर्दा था वो डार्क था, एकदम अंधेरा था उसमें। तो रोशनी इसने तो क्रिएट की एंड दिस इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट। तो विबग्योर इज जनरेटेड और वो विबग्योर जो है वॉयलेट, इंडिगो, ये ऐसा नहीं है कि एकदम एक फिक्स्ड कलर की पट्टियां हैं। नो, continuously varying colors are obtained. One color appears to be merging into the another color in the विबग्योर। तो विबग्योर को अगर देखें तो it appears like this। Like this. So विबग्योर, अब इसको तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा। So विबग्योर is obtained varying color, कलर तो दिखा नहीं सकते, ब्लैक मार्कर है। तो विबग्योर, विबग्योर मीन्स वन कलर appears to be merging into other color, other next color। ऐसा नहीं है जैसे वो टी शर्ट होती है ना एक स्ट्राइप्स वाली, कि ग्रीन कलर है फिर रेड आया तो बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रीन नहीं। ऊपर में मान लो ग्रीन कुछ डार्क है तो नीचे डार्कनेस कंटिन्यूसली वेरी करेगी एंड धीरे धीरे इट विल कन्वर्ट इनटू अनदर नेक्स्ट कलर। तो विबग्योर में ऐसा नहीं है कि प्योरली वॉयलेट था अचानक से एकदम इंडिगो हो गया, अचानक से एकदम ब्लू हो गया। नहीं, इंडिगो की भी इंटेंसिटी धीरे धीरे वेरी करेगी। दैट मीन्स इट हैज ऑल द वेवलेंथ्स in the range 4000 to 7500 angstrom. All the wavelengths are present. All the wavelengths are present in the given range. 4000 angstrom to व्हाइट लाइट की ये वेवलेंथ रेंज बोलते हैं। इसका मतलब ये जो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें 4000 एंगस्ट्रॉम भी है, 4001 भी है, 4002 भी है, 4003 भी है। नहीं, 1 का डिनोमिनेशन ही क्यों? 4000.01, 4000.02, 4000.03 ये सब भी हैं। नहीं, 0.1 का ही क्यों?
4000.01, 4000.02, 4000.03, 4000.01 ही क्यों, 4000.001, 4000.002, 4000.003, all the wavelengths are present right from 4000 to 7500 angstrom. That means all the wavelengths are present. That's why it is called continuous spectrum. So that is the meaning of continuous spectrum. So what is the meaning of continuous spectrum? All the wavelengths in the given range are present. All the wavelengths in the given range are present. That's why it is called continuous spectrum. The white light का spectrum continuous होता है, and one color appears to be merging into the next one, and intensity of each color is not uniform. That continuously varies. So that is the meaning of continuous spectrum. डार्क बैकग्राउंड पर एक ब्राइट स्पेक्ट्रम बन जाता है, ब्राइट कलर्स आर फॉर्म्ड, ब्राइट स्पेक्ट्रम और ब्राइट कलर्स लिख सकते हो यहाँ. सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसका होता है? व्हाइट लाइट का, कमिंग फ्रॉम द ट्यूबलाइट और बल्ब और सनलाइट, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स. बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, बी. इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें हमने पढ़ा कंटिन्यूअस. नाउ वी विल टेक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. नोट इट डाउन. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, सनलाइट में नहीं. सनलाइट में तो सारी वेवलेंथ्स थी, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है. इसमें भी दो तरीके के होते हैं. डिसकंटिन्यूअस का मतलब ऑल द वेवलेंथ्स आर नॉट प्रेजेंट. ऑल वेवलेंथ्स इन अ गिवन वेवलेंथ रेंज आर नॉट प्रेजेंट. मतलब ये है डिसकंटिन्यूअस का कि सारी वेवलेंथ नहीं है, ओनली सर्टेन वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन द गिवन वेवलेंथ रेंज. तो ये मतलब हुआ डिसकंटिन्यूअस का. इसको भी फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फाउंड इन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल H एटम, He+ आयन एटसेट्रा. एटम्स में या आयंस में पाया जाता है, ये सिंपल स्पीशीज में पाया जाता है ये लाइन स्पेक्ट्रम. व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? मैं एग्जांपल लेके बताता हूं. जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन था, n=1 में था, ग्राउंड स्टेट. दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, n=1 में था ये. और भी एनर्जी लेवल थे. बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स इट गेट्स एनर्जी, या बिकॉज ऑफ द हीटिंग, तो मान लो इसको हीट या इसको लाइट प्रोवाइड करा दी. ये हाइड्रोजन एटम है, H एटम इन ग्राउंड स्टेट. दिस इज हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट. तो ये हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, n=1 में, बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहा है, अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में है. बट आपसे इसकी खुशी देखी नहीं गई. आपने इसे एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट डाल दी इस पर, या एनर्जी दे दी इसको, या नहीं भी तो अंडर रूम कंडीशन, कोलिशंस होते हैं, कोलिशन की वजह से किसी की एनर्जी बढ़ती है, किसी की घटती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड. तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया एनर्जी देने के बाद. तो एक्साइट का मतलब ये यूं था, यहां से जंप कर गया n=1 से n= कुछ n में, किसी हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कर गया इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये न्यूक्लियस है. तो इलेक्ट्रॉन जंप्ड, सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट.
अनस्टेबल है, मैंने कहा भी था एनर्जी हायर लेवल में चला गया इलेक्ट्रॉन अब अनस्टेबल हो गया, बट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, अब ये पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, तो ये वापस जंप करेगा टू द ग्राउंड स्टेट, और जंप करेगा तो फोटॉन्स इमिट आउट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करता है। जंप, इलेक्ट्रॉन जंप्स अगेन n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू n से अगेन ग्राउंड स्टेट टू गेन स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन, इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन एंड इमिट्स ए फोटॉन h न्यू। जब वो इमिट आउट हुआ तो ये फोटॉन ही तो इमिट आउट हुआ, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब आएगा तो एनर्जी इमिट आउट करेगा इक्वल टू द एनर्जी ऑफ En2 माइनस En1, पता है, ये पढ़ चुके हैं सब हम। तो ये फोटॉन इमिट आउट हुआ, इस फोटॉन को हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिया, इसको ऐसे ले लो, यहां इसको फोटोग्राफिक प्लेट से पास करवा लिया, प्रिज्म डिस्पर्स्ड एंड फोटोग्राफिक प्लेट, ये प्रिज्म हो गया, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करा लिया, फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव कराया तो ये क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड है पूरा, फोटोग्राफिक प्लेट एकदम डार्क है, बट जैसे ये फोटोन आएगा, मान लो विजिबल फोटोन है, चमक पैदा करेगा, चमक, स्किंटिलेशन, फ्लैश आएगा, तो एक ब्राइट लाइन बन जाएगी, रोशनी सी दिखेगी, देखेंगे तो आंखों से ही ना हम, बिल्कुल मान लो इस कमरे में अंधेरा हो, एक फोटोन आए और सामने कहीं टकरा दे तो एक चमक पैदा होगी नहीं होगी, तो एक चमक की लाइन आएगी नहीं आएगी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसे बोलते हैं लाइन। तो वो जो चमक हुई, वो जो फ्लैश आया, वो जो स्किंटिलेशन आया, वो जो फोटोन आया, विजिबल फोटोन अगर था तो हमारी आंखों को दिखेगा, एंड डार्क बैकग्राउंड पर एक ब्राइट लाइन बन जाएगी, सो दैट इज स्पेक्ट्रम। तो क्या हुआ, मैंने टेढ़ा कर दिया इसको, जगह नहीं थी ना तो टेढ़ा कर दिया, जगह आगे को नहीं है, तो इसका मतलब ये फोटोन आया, डिस्पर्स हुआ, फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव हुआ, तो फोटोग्राफिक प्लेट कुछ ऐसी दिखेगी। देखो मैं ये ऊपर वाली लाइन हटा रहा हूं, जरा एक बार नोट कर लो, नोट इट डाउन। तो ये कैसी दिखेगी, देखो ऐसी दिखेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो ये इट वुड बी लाइक दिस, ये डार्क बैकग्राउंड था, यस, ये सुविधा आपके पास नहीं है। कौन सी सुविधा सर, ये वाली सुविधा, यस, आप मार्कर से थोड़ी लिख रहे हो, आप तो पेन से लिख रहे होंगे, तो ये सुविधा आपके पास नहीं है। तो ये जो डार्क, ये जो ब्राइट लाइंस बनी हैं, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो सर ये आपने 3 लाइन क्यों बना दी, ये तो कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा, ये 3 लाइन क्यों बना दी, एक ही लाइन तो बनी थी। हाँ, एक ट्रांजिशन से एक लाइन होगी, सैंपल के अंदर एक ही हाइड्रोजन एटम थोड़ी है, और सैंपल के अंदर एनर्जी खाने के बाद जब हीट करोगे तो n इज इक्वल टू 1 से 2 में थोड़ी जाएगा, 3 में थोड़ी जाएगा, 4 में थोड़ी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, 50 में भी जाएगा, 100 में भी जाएगा, 1000 में भी जाएगा, 1 लाख में भी जाएगा, और 1 लाख से जब नीचे गिरेगा तो 99,999 पे भी आएगा, 10 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा। सो मेनी ब्राइट लाइंस विल बी फॉर्म्ड, सो मेनी ब्राइट लाइंस विल बी फॉर्म्ड ऑन द डार्क बैकग्राउंड। ब्राइट लाइंस किस लिए, अरे फोटोन आ रहा है, चमक पैदा कर रहा है, तो उस चमक की लाइन बन गई, चमक मीन्स फ्लैश, so flashes will be there, and accordingly those flashes when received on the photographic plate, dark background, so bright lines are formed. So these bright lines on dark background is line spectrum, so these lines are formed. कितनी भी लाइंस बनेंगी, almost infinite lines will be there,
बट दे विल बी स्पेस्ड ऐसा। और ये बीच में जो डार्क बैकग्राउंड है, यहाँ कोई वेवलेंथ नहीं है, यहाँ इस वेवलेंथ वाली कोई लाइट इमिट आउट नहीं हुई। सो दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसी के डिटेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सर ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, पूरा ही ब्राइट क्यों नहीं हुआ? एनर्जी 2 से बनाएगा फिक्स्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। ये बात हमने कही थी कि एटॉमिक हाइड्रोजन में या एटम्स में एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब हर एनर्जी की फोटॉन से इमिट आउट नहीं होंगे, सर्टेन एनर्जीज के फोटॉन इमिट आउट होंगे, तो उनकी सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज वेवलेंथ होंगी और वो वेवलेंथ ब्राइट लाइंस बनाएंगी ऑन द डार्क बैकग्राउंड। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो गाइस दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई ये बात? तो लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ बनता है? एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम के बाद में, तो व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? इट इज अ ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड इज लाइन स्पेक्ट्रम। इट इज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक इमिशंस, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये फोटोग्राफिक प्लेट है जिस पर ब्राइट लाइंस बन गई हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ें इस सबके लिए। नाउ कमिंग टू द कौन सा डिसकंटिन्यूअस में बैंड स्पेक्ट्रम। एक बार ये पूरी बात नोट कर लो। ये था ए लाइन स्पेक्ट्रम, बी बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना नहीं होता। बैंड स्पेक्ट्रम में एक तरीके से ये लाइन स्पेक्ट्रम ही है, बट इट इज फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ब्राइट लाइंस अपीयर्स टू बी वेरी क्लोजली स्पेस्ड, वेरी मच क्लोज होते हैं, तो वो बैंड के रूप में अपीयर्स होते हैं। सोच के देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम था और लाइंस अच्छी खासी दूर दूर हैं थोड़ी, बट यही अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हो, CH3COOH, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन के अपने एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन के अपने एनर्जी लेवल्स, कार्बन के अपने एनर्जी लेवल्स, और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेवलेंथ्स आएंगी, और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस ऑफ द फोटॉन से इमिट आउट होंगे एक्साइटेशन के बाद, डी एक्साइटेशन से, and so many wavelengths, so many bright lines will be formed, and those bright lines are so closely spaced that they appear in the form of band. That's why it is called band spectrum. हमसे नहीं पूछा जाता, हमारे सिलेबस में ये सब नहीं होता। तो लिखेंगे बैंड स्पेक्ट्रम में फाउंड ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। In complex molecules, there are wide variety of combinations in complex molecules. There are wide variety of combinations of energies of elements. In complex molecules, there are wide variety of combinations of energies of elements in different levels, and hence more combinations of photons emitted out upon de-excitation forming very closely spaced bright lines.
appearing in the form of band, appearing in the form of band called band spectrum. Ultimately, band spectrum is nothing but line spectrum. In fact, band spectrum is a type of line or discontinuous स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम एक बार में समझ में ना आता है, स्पेक्ट्रम को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, 3-4 दिन लगते हैं। आज पढ़ा, कम समझ में आया, कोई बात नहीं, दिमाग में चलता रहा, लंच के लिए बैठे, खाना खा रहे हैं, कोई पॉइंट और के लिए, या अच्छा वो खाना खा रहे हैं तो भी स्पेक्ट्रम दिमाग में चल रहा है। अगले दिन फिर दिमाग में 2-1 दिन में चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई, 3-4 दिन में सारे डस्ट क्लियर हो जाती है, स्पेक्ट्रम समझ में आ जाता है, समय लगता है चीज़ों को कई बार। तो बैंड स्पेक्ट्रम क्या कर रहे हैं? इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स in different levels, and hence more combinations of the photons emit out among the excitation, forming very closely spaced bright lines appearing in the form of band called band spectrum. So in fact, band spectrum is a type of line spectrum where lines are very close to each other. बस ये है, तो not in बस complex molecules में ये पाया जाता है। We are more concerned about the line spectrum. इसके बाद अब बात लेते हैं, मेरे ख्याल से आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा बाकी रह गया, कौन सा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा है, बट दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ध्यान से पढ़ें, एक बार की जगह 2 बार पढ़ें, नोट्स प्रॉपरली बनाएं। दैट्स इट फॉर नाउ।